हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के इतिहास के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र की। 2022 का टॉपिक हमने 2022 के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 16 क्वेश्चन हमने वहां पर देखे थे। आज बात करेंगे 2021 के क्वेश्चंस की और लगभग 20 क्वेश्चन की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी चर्चा। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर, भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन कहा जा सकता है, लेकिन इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि तीनों में से कोई एक के बारे में भी आपको पता हो तो आप क्वेश्चन आपका सॉल्व यहाँ पर हो जाता है। तो आप देखते हैं कि नाटककार थे तीनों, क्षेमेश्वर, भवभूति और हस्तिमल तीनों हमें नाटककार के रूप में देखने को मिलते हैं। जैन साधु नहीं थे, मंदिर वास्तुकार भी नहीं थे और दार्शनिक भी इन्हें नहीं कहा जा सकता। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फैक्चुअल से या सीधे से क्वेश्चन है, कुछ इस तरह की बात नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझा दूं किस तरह से है। हिस्ट्री तो हम पढ़ते हैं और हम याद रखते हैं थोड़ी सी चीज़ें, है ना, थोड़ा सा लिंक करते हैं, टॉपिक को इंटरलिंक करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा याद रह जाती हैं। तो वही बात है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आपको पता है 2021 में भी यहाँ से पूछ लिया गया, 2022 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। आप आइडिया लगाइए, क्या जब हम आज़ाद नहीं हुए थे उससे पहले क्या भारत में वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू हो चुका था? नहीं। तो सभी महिलाओं को, 21 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को मताधिकार देने की बात है। तो आप इसे देखते ही गलत कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। हालांकि हो सकता है जिस तरह ऊपर का स्टेटमेंट आपको देखकर गलत लगा, यह भी आपको गलत लगे, लेकिन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इस तरह का प्रावधान शामिल था। ओके, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को आप देखिए, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया। हमें पता है यह कब की बात है। त्यागपत्र देने वाली जो बात है वह हमें 1939 में ही देखने को मिल जाती है। क्रिप्स मिशन में प्रस्ताव रखा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेटस वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। क्रिप्स कब आया था भारत? 1942 में, लेकिन मार्च 1942 की ही यह बात है। और जब हम बात करते हैं अगस्त 1942 की, तो पहला स्टेटमेंट ऑप्शन ए जो हमने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था वो बिल्कुल इसके संदर्भ में ठीक बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? यानी एक प्राचीन भारतीय जो गीत थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और उसका नाम रखा गया सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, है ना। तो ये किससे संबंधित है? यह है मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी से संबंधित है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिन सब्जेक्ट्स में हमें बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता थी उनको हमने उस तरह से सॉल्व किया। जहाँ पर हम सिर्फ डिस्कस ही कर सकते हैं चीज़ों को, वहाँ पर हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? आकार की दृष्टि से
परगना सरकार सूबा, सरकार परगना सूबा, सूबा सरकार परगना, परगना सूबा सरकार। यह है प्रशासनिक एकीकरण को लेकर, जो वहाँ पर जिस तरह से अभी हम देखते हैं ना, तहसील है, फिर तहसील के बाद जिला आ जाता है, जिले के बाद राज्य, फिर देश। उसी तरह से हम अगर मध्यकालीन भारत की बात करें तो परगना हमें सबसे छोटा देखने को मिलता है, फिर सरकार लगभग जिला की भूमिका हम कह सकते हैं, तहसील का रूप इसे मान सकते हैं, फिर सरकार, और सूबा सबसे बड़ा। हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में जो प्रांत बटे हुए थे उन्हें सूबा कहा जाता था, और जो सूबेदार होता था वहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी। इस तरह से हम देखते हैं, तो परगना, सरकार और सूबा पहला हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थे या थी, जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। जब बात आ जाती है बेथ्यून फीमेल स्कूल और उसके सेक्रेटरी के पद के रूप में बात करें, तो एक बड़ा नाम जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा को लेकर काफ़ी काम किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमारा उत्तर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाता है। फिर बात करें इस क्वेश्चन की, तो 7वां जो क्वेश्चन है लगभग आसान सा क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ इसे, और क्या है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं किस रूप में? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में, 1946 की अंतरिम सरकार के सदस्यों के रूप में, संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों के रूप में, या आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में। तो जब INA इंडियन आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी पर जो ट्रायल चले थे लाल किले में, वहाँ पर ये तीनों क्या थे? INA के कमांडर थे, अधिकारी थे, एक मुस्लिम, एक हिंदू और एक सिख, है ना। तो ये इन तीनों पर ट्रायल चला था, काफ़ी इनके सपोर्ट में काफ़ी चीज़ें हुई। ठीक है, तो ये तीनों क्या थे? आज़ाद हिंद फौज के हमारे अधिकारी थे। बहुत ही महत्वपूर्ण, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसे कहा जाना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ, तो हमें पता है हैदराबाद से आरकोट निकला। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, तो यह बात भी ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य था फ्यूचर में वहीं से, उसी हिस्से से आपका मैसूर का राज्य का उदय भी होता है। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ। तो आपको पता है रुहेलखंड का जब मुगलों का ह्रास हो रहा था, जब मुगल पतन की ओर थे, तो बहुत सारे दूसरे स्टेट, दूसरे राज्य बनना शुरू हुए, वहीं पर रुहेलखंड की स्थापना हुई थी, ना कि अहमद शाह अब्दाली के राज्य क्षेत्र में से इसका गठन हुआ था। तो ये वाली बात हम गलत कर देंगे, पहला और दूसरा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? हैदराबाद, अच्छा सॉरी, इसको हम कर चुके हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अजंता की गुफाएं वाघोरा नदी घाटी में स्थित है। सांची का स्तूप चंबल नदी घाटी में स्थित है। क्या आप आइडिया लगा सकते हैं चंबल की लोकेशन? चंबल का उदय मध्य प्रदेश से ही होता है, सांची लेकिन चंबल से थोड़ा दूर है, या कह सकते हैं काफ़ी दूर है। बेतवा नदी के निकट हम इसे कह सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है ना। चंबल नदी हम इसे नहीं कह सकते। वाघोरा हो सकता है हमें पता ना हो, तो इसको एक बार होल्ड पर रख सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कुछ एलिमिनेट हो पाता है क्या। पांडुलेना गुफा महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलती है और नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। अब बताइए नर्मदा की अवस्थिति और महाराष्ट्र में किस तरह से मैच होगा? तो ये तो नहीं होगा, बी और सी को हम हटा रहे हैं। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। देखिए पहली बात तो अमरावती नदी स्तूप गोदावरी नदी में नहीं है, कृष्णा नदी के निकट है।
और इसकी घाटी में हम नहीं कह सकते, इसका जो डेल्टा है, क्योंकि बिल्कुल समुद्र तट के आसपास वाले क्षेत्र में हमें अमरावती का ये स्तूप देखने को मिलता है। तो हम नदी घाटी की बात नहीं कर सकते, हम कहेंगे कि कृष्णा नदी के डेल्टा में यह अवस्थित है, इस तरह से हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर नदी भी अलग दी हुई है और इस तरह से स्टेटमेंट तो चलो हम सही भी मान सकते थे अगर कृष्णा होता तो, लेकिन हम इसको गलत कर देंगे। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और 90 का आंसर अजंता की गुफाएं जो है वह हमें वाघोरा नदी की घाटी में देखने को मिलती है। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सही है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी क्या है, इसको जो मनाता है या घोषणा जिसने की है वो यूनेस्को है, ना कि यूनिसेफ। ठीक है, तो इसलिए हम इसको गलत कर देंगे। बाकी दूसरा जो पाकिस्तान की संविधान सभा थी उसमें जो बांग्ला, आपको पता है बांग्लादेश अलग ही भाषा के मुद्दे पर हुआ था, और 1956 में जो पाकिस्तान का संविधान बनकर आया था पहली बार, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बांग्ला को एक स्टेटस दिया गया था अलग से, क्योंकि इसकी मांग उठी थी संविधान सभा में 1954 से, है ना। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही है, बी हमारा सही उत्तर हो जाता है क्योंकि हमसे सही पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखते हैं। यह कच्छ पघात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। कच्छ पघात राजवंश, अगर आप थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे तो ग्वालियर वाले क्षेत्र में शासित यह राजवंश आपको नजर आएगा, ग्वालियर वाले क्षेत्र में। बाकी यह जो 64 योगिनी मंदिर है इसके बारे में यह बात ठीक है। और अगर एक आइडिया अगर आप इस क्वेश्चन में लगाएं कि आपको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जब आप दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, वृत्ताकार मंदिर, और वो भी अकेला। भारत की मंदिर की हिस्ट्री आप देखिए, प्राचीन भारत से वर्तमान तक हजारों की संख्या में भारत में मंदिर है ना। कुछ लाख भी शायद अगर हम चले जाएं, छोटे मोटे को सभी को जोड़ें तो लाखों में। क्या भारत का एकमात्र वृत्ताकार मंदिर हो सकता है? ठीक है, तो हमें लग रहा है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसे गलत किया जाना चाहिए। और जब आप इसे गलत करते हैं तो 2 नंबर, 2 नंबर और 2 नंबर, आप 3 स्टेटमेंट को, 3 ऑप्शंस को हटा देते हैं, 1 और 4 आपका सही हो जाता है। राइट। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। आप इसके नाम से देखिए, 64 योगिनी, योगिनी, योगी नहीं कह रहा है, योगी नहीं कह रहा है, योगिनी, यानी किसी माता से संबंधित मंदिर हो सकते हैं, किसी देवी से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको तो हम गलत कर सकते हैं आराम से। फिर बात है इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। आप जब इसका इमेज देखेंगे, माफ़ करना मैं इमेज डालना भूल गया, मुझे याद था कि इस क्वेश्चन में हम इमेज डाल सकते हैं। तो इसका इमेज देखेंगे तो एक गोलाकार इमेज है, और आप पाएंगे कि हमारी संसद का रूप भी इसी तरह का है। तो एक धारणा यह बन गई, ऑथेंटिसिटी नहीं है कहीं भी, एक धारणा यह बनी है कि इसी के डिजाइन से प्रेरित है हमारे संसद भवन का डिजाइन। तो ये बात ठीक है, 1 और 4 हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? मुझे नहीं लगता, अगर आप ठीक से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ रहा होगा। धोलावीरा इसका एक बहुत ही आसान सा जवाब था, और ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश, 17वीं शताब्दी 1601 से 1700 तक, है ना, और इसका पहला चतुर्थांश 1601 से 1625 तक, राइट, के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था या थे? भरूच में, चिकाकोल में, या चिकाकोल को ही हम और क्या कहते हैं, श्रीकाकुलम भी हम इसे कहते हैं। आंध्र प्रदेश में हमें चिकाकोल मिलता है, और त्रिचिनोपल्ली में। तो जब आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो 1601 से 1625 तक थोड़ा सा टफ भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरह से सन बहुत कम याद रह पाते हैं कि इस चतुर्थांश में हमें क्या क्या देखने को मिला वहाँ पर। तो भरूच आपको सिर्फ देखने को मिलेगा, यहाँ पर इसके बाद में फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई, तो केवल एक हमारा यहाँ पर आंसर आपको देखने को नज़र आ जाता है, केवल एक, यानी भरूच के बारे में यह बात सही है। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? तो इस क्वेश्चन को शायद देखने में बड़ा लगे, मगध के गुप्त, मालवा के परमार, थानेसर के पुष्यभूति, यहीं के कौन थे, हर्षवर्धन, कन्नौज के मोखरी, देवगिरी के यादव और वल्लभी के मैत्रक। लेकिन अगर आपको दो चीज़ें भी पता होती है ना इसके बाद में, तो आप चीज़ों को आराम से सोल्व कर लेते हो। क्या है, क्या कहना चाह रहा है कि गुप्त वंश का जब पतन हुआ और उसके बाद गुप्तोत्तर काल में ही जब हर्षवर्धन का उदय हुआ, इस दौरान उत्तर भारत में हमें कौन कौन से वंश देखने को मिलते हैं? तो मगध के गुप्त, आपको पता है जब गुप्तों का पतन हुआ तो गुप्तों के ही कुछ जो अधिकारी थे, जो कुछ वहाँ पर बड़े लोग थे, उन्होंने अपने अपने राज्य स्थापित करने की कोशिश की। तो मगध के गुप्त, जिन्हें हम उत्तर गुप्त कहते हैं ना, उत्तर गुप्त, एक हमें देखने को मिलते हैं मगध के गुप्त, मगध के, और एक हमें मालवा के भी देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल गुप्त वंश के पश्चात में मगध के गुप्त हमें देखने को मिलते हैं। और मालवा के परमार को आप देखिए, जब हम पूर्व मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, वहाँ पर हम परमार को देखते हैं, मालवा के परमार को, है ना, जो राजपूत वंश जहाँ पर आना शुरू होते हैं वहाँ से। तो इसको हम एलिमिनेट करते हैं। जब आपको पहला और दूसरा पता होता है तो आपका आंसर सही हो जाता है। पहला यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, यानी इन दो को तो हम हटा सकते हैं। आपको पता है दूसरा नहीं है, यानी इसको भी आप हटा सकते हैं। तो आपका उत्तर निकल के आता है 1 3 4 6, 1 3 4 और 6। देवगिरी के यादव भी आपको इस समय देखने को नहीं मिलते हैं, और मालवा के परमार भी आपको देखने को नहीं मिलते। थानेसर के पुष्यभूति, हर्षवर्धन खुद संबंधित थे, कन्नौज के मोखरी और वल्लभी के मैत्रक। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा टफ भी कह सकते हैं अगर नुनीज के बारे में नहीं जानकारी हो, या इसको किताब को इस तरह से हमने इसके बारे में जानकारी नहीं समायोजित की हो। पुर्तगाली लेखक थे। नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? तो नुनीज के अनुसार कुश्ती, ज्योतिषशास्त्र, लेखाकरण और भविष्यवाणी सभी में महिलाओं की निपुणता बताई गई है। इसका सीधा सा आंसर हमारा डी होगा, 1 2 3 और 4। ओके, इसे आप टफ भी कह सकते हैं, अजीब भी कह सकते हैं। क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्र मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? पिंगली वेंकैया ने यहाँ यानी इस जगह पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया। हम सभी जानते हैं पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किया, लेकिन यह मदनपल्ली से थोड़ी थे, यह मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम से थे, है ना। तो ये गलत हो जाता है। पट्टाभी सीतारमैया ने यहाँ से आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, तो ये बात भी ठीक नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, और मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल आलकाट ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। तो क्या आप बता सकते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है?
कमेंट कीजिए। 2 क्वेश्चन आपके आज के हो चुके हैं। ओके, तो ये भी हमारा क्या है, गलत। कहाँ पर स्थापित किया गया था ये, इसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बुर्जहोम, चंद्रकेतुगढ़ और गणेश्वर, प्राचीन भारत के ये सभी स्थल हमें देखने को मिलते हैं। बुर्जहोम सिंधु घाटी सभ्यता के समय हम पढ़ते हैं आरंभिक स्थलों में, या पुरापाषाण, मध्यपाषाण और निम्न पाषाण जो युग था वहाँ पर हमें इसकी स्थिति देखने को मिलती है। शैलकृत देव मंदिर, आप देखिए इतना पुराना, पुरापाषाण काल में या मध्यपाषाण काल में क्या रॉक कट यानी शैलकृत मतलब पत्थरों को काट कर जो मंदिर बनाए जाते थे, क्या वहाँ पर उस समय हम इतनी ऊंची, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं? तो एक कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को या इस पहले सम्मेलन को हम क्या कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये गलत है, बुर्जहोम में शैलकृत देव मंदिर हमें देखने को नहीं मिलते। गणेश्वर में आप देख सकते हैं, गणेश्वर में ताम्र कलाकृतियाँ, गणेश्वर और जोधपुरा की जो संस्कृति थी वह ताम्र पाषाण संस्कृति इसके रूप में भी जानी जाती है। इसके अलावा यहाँ से ताम्र कलाकृतियाँ हमें देखने को मिलती है, ये बात ठीक है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, टेराकोटा वही मिट्टी से, पकाई हुई मिट्टी से बनी हुई जो मूर्तियाँ या जो कलाकारी होती थी वो, तो चंद्रकेतुगढ़ के संबंध में टेराकोटा कला भी सही है और गणेश्वर के संदर्भ में ताम्र कलाकृतियाँ भी ठीक है। लेकिन बुर्जहोम को हम एलिमिनेट कर सकते थे। जब आप बुर्जहोम को हटाते हैं तो आपके 2 ऑप्शन हट जाते हैं। अब आपको पता चलता है या तो तीसरा तो सही है, दूसरा आपको देखना था, तो दूसरे पर आप थोड़ा सा दाव लगा सकते थे। ठीक है, तो 2 और 3 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान, भगोड़े ख्वारिज्म युवराज, यहाँ पर नाम नहीं दिया है, नाम आपको पता होता है। ख्वारिज्म का युवराज कौन था? मांग बरनी की खोज में सिंधु नदी तक पहुंच गया था। हम सभी जानते हैं इल्तुतमिश के समय में जो ख्वारिज्म का युवराज था और जो चंगेज खान से भागते हुए भारत पहुंचा था दिल्ली सल्तनत में, और वहां पर शरण मांगी थी। लेकिन बड़ी कूटनीतिक दृष्टि से, दूरदर्शिता से इल्तुतमिश ने कहा था कि आपको भारत की हवा और ये वातावरण रास नहीं आएगा। एक इनडायरेक्ट वे में उन्होंने उसे शरण देने से मना कर दिया था और भारत पर जो चंगेज़ खान का आक्रमण था उसका खतरा टलने में यह बहुत महत्वपूर्ण रहा था। तो यह बात बिल्कुल ठीक है, इसके बारे में ठीक बात है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। आप जरा सा देखिए, तैमूर का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? 1398 में, राइट। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब तक रहा था? यह इसकी मृत्यु कब हो गई थी? 1351 में। तो क्या दोनों का मैच कहीं से बैठेगा? नहीं बैठेगा, है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डिगामा केरल के तट पर पहुंचा था। याद रखिए, याद करिए, वास्को डिगामा कब आया था? 1498 में। देवराय द्वितीय का शासनकाल था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 1446 तक, 1422 से 1446 तक इनका शासनकाल हमें देखने को मिलता है। तो ये दोनों भी मैच आपस में नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये भी हम क्या कर देंगे, इसको भी गलत। हमसे सही पूछा है, दूसरा तीसरा गलत है, केवल पहला हमारा सही उत्तर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जैसा कि हम जानते हैं ईसाइयों में एक सेक्ट होता है या एक धड़ा होता है रोमन कैथोलिक का, है ना। रोमन कैथोलिक के अंदर भी फिर एक है सेंट जेसुइट संघ। इस जेसुइट संघ के आरंभिक संस्थापकों में से एक थे संत फ्रांसिस जेवियर। थोड़ा टफ क्वेश्चन था, लेकिन यह बात ठीक है, गोवा में इनका जो शव है वहाँ सुरक्षित रखा गया है, गोवा के एक चर्च में। ये बात ठीक है।
संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें एक समर्पित गिरजाघर है। यहाँ पर गोवा में उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है, ये बात ठीक है, लेकिन उनकी मृत्यु चीन में हुई थी दोस्त, ना कि गोवा में। चीन में उनकी मृत्यु हुई और कहावतों के अनुसार, कहानियों के अनुसार ये कहा गया कि उनके शव को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा उनकी मृत्यु के बाद भी। तो फिर यह डिसाइड किया गया कि उनके शव को लाकर गोवा में उनके शव को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि उनकी इच्छा थी गोवा में रहने की अपनी मृत्यु के बाद में। इस तरह की बात है। तो चीन में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इसको हम गलत कर देंगे। जब आप दूसरा गलत करते हैं तो 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, 1 और 3 आपका सही है। यानी गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, ये बात ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? मिताक्षरा को लेकर है। मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि यानी सिविल लॉ और दाएं भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। तो आपको पता होना चाहिए निम्न जाति के लिए, महिलाओं के लिए तो कोई किसी तरह की विधि थी ही नहीं। जो भी विधि थी या विधियां थी वह सभी उच्च जाति के लिए हमें देखने को मिलती है। तो पहला तो हम क्या कर देंगे, गलत, और जब पहला गलत किया तो 2 स्टेटमेंट हट गए। अब या तो दूसरा सही है या तीसरा सही है। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाएं भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। तो ये उत्तराधिकार वाला मामला है। इस संबंध में ही हमें ये विधियां देखने को मिलती है। तो मिताक्षरा के अंदर यह है कि जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ वह अपने पिता की संपत्ति में अधिकार का अधिकारी बन जाता है, और दाएं भाग में पिता की मृत्यु के बाद में ऐसी व्यवस्था है। तो यह बात ठीक है कि पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही, क्योंकि जैसे ही पुत्र का जन्म होता है उसे यह राइट मिलता है कि उसकी संपत्ति में उसका भी अधिकार है, और दाएं भाग में पिता की मृत्यु के बाद में यह बात है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधित मामलों पर विचार करती है, जबकि दाएं भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। तो जैसे हमने पहली स्टेटमेंट के साथ कहा कि ना तो निम्न जातियों से संबंधित ये दोनों में से कोई कानून है, ना ही महिलाओं के अधिकारों से संबंधित ये दोनों कोई कानून है, तो तीसरा भी हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। ये दोनों ही पुरुषों के अधिकारों को लेकर बात करते हैं, ना कि महिलाओं की। तो केवल दूसरा हमारा आंसर होगा। यह था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हिस्ट्री के बाकी के क्वेश्चंस को बहुत फटाफट इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे, और फिर हम अपनी स्ट्रेटेजी की तरफ आगे बढ़ेंगे कि किस तरह हमें यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के बारे में अपनी तैयारी को कुशल बनाना है, बेहतर बनाना है। ठीक है, तो फिर से मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, बहुत सारा पढ़ते रहिए, सही डायरेक्शन में पढ़ते रहिए, और अपने मंजिल की तरफ आप ज़रूर आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।